कालू जी, छोटी छोटी चोरियां करके थक गई हूँ मैं। सारा दिन लगाकर जितना हम चोरी कर पाते हैं वो शाम तक खा लेते हैं, अगले दिन फिर हमारे पास कुछ नहीं होता। क्यों ना हम इस बार कोई बड़ा हाथ मारे ताकि हम कई महीने बैठ कर खा सके। हाँ गौरी, ये तो तुम ठीक कह रही हो। चलो मामा जी के पास चलते हैं, वो कोई ना कोई अच्छा मशवरा जरूर देंगे। हाँ कालू, जल्दी करो फिर निकलते हैं। गौरी कवि और कालू कौवा दोनों घर से निकल जाते हैं और मामा जी के जंगल की तरफ चले जाते हैं और मामा जी के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। मामा जी बाहर आते हैं। गौरी, कालू भांजे, तुम दोनों अब क्या करके आए हो अपने जंगल में? मामा जी, अभी कुछ किया तो नहीं, लेकिन करने का इरादा है। मामा जी, घर के अंदर नहीं बुलाएंगे, सारे मतलब घर के बाहर ही पूछ लेंगे। गौरी, तुम्हारी बोली ना बदली, थोड़ी तमीज किया करो। मामा जी, गौरी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है, आ जाओ अंदर। गौरी और कालू दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। गुड़िया और कुकू, तुम दोनों घर में ही रहना, मैं अभी अपने बच्चों के लिए मीठा फल और चावल का दाना लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा, हम घर में आराम से ही रहेंगे और लड़ाई भी नहीं करेंगे। ठीक है मम्मा, आप निश्चिंत होकर जाएं, मैं ध्यान रखूंगी। रानू चिड़िया अपने बच्चों को समझाकर घर से बाहर चली जाती है। मामा जी, हम चाहते हैं हम कुछ ऐसा करें कि सब पक्षी हमें अपने पैसे खुद जमा करवाएं। पक्षियों के दिमाग खराब है ना, जो तुम्हें खुद आकर पैसे देने आ जाएंगे। आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? मामा जी गौरी और कालू को अपना प्लान बताता है। गौरी और कालू दोनों खुश हो जाते हैं। वाह मामा जी वाह, क्या बात है, आप तो लाजवाब है। मामा जी, इस बार तो आपने मुझे भी खुश कर दिया। मैंने तुम दोनों को खुश किया, अब तुम दोनों मुझे खुश करोगे। उन पैसों में से एक हिस्सा मेरा होगा। मामा जी, आप फिक्र ही ना करें, हम आपको एक हिस्सा दे देंगे। कालू जी, चलो जाकर अपना काम शुरू करते हैं। गौरी कवि और कालू कौवा अपने जंगल वापस चले जाते हैं और अपने जंगल वासियों से कहते हैं। लूसी, लूसी बहन, मेरी बात सुनो। लूसी गौरी कवि के पास आती है। लूसी, तुम्हें पता है दूसरे जंगल में एक विदेशी पक्षी आया है। वो पक्षियों से पैसे लेकर 2 महीने बाद डबल करके देता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इसमें उसे क्या फायदा? कोई फ्रॉड होगा, मैं तो नहीं दूंगी। नहीं लूसी, ये कोई फ्रॉड नहीं है। मुझे कल 1,000 रुपए के बदले में 2,000 रुपए मिला है। अच्छा तो ये बात है, मैं भी फिर जमा करवाऊंगी। लूसी, क्या कर रही हो? घर आते ही अलमारी को लग गई हो। लूसी कबूतरी अपने पति कबूतर को सारी बात बताती है। लूसी, सोच लो कोई फ्रॉड ना हो, ये ना हो तुम फिर मुंह देखती रह जाओ। नहीं नहीं कबूतर जी, गोरी आज डबल पैसे लेकर आई है। अच्छा ठीक है, अगर कोई धोखा हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। लूसी कबूतरी पैसे लेकर दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। जब लूसी कबूतरी दूसरे जंगल पहुंचती है तो वहां बहुत से पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। एक छोटे से कमरे में कालू कौवा ऐनक लगाकर और सर पर टोपी पहनकर बैठा हुआ था। उसके गले में एक मोटी सी चेन थी। उसने अपना पूरा भेष बदला हुआ था। वो सब पक्षियों से पैसे ले रहा था। लूसी बहन, तुमने कितने पैसे जमा करवाने हैं? मैं तो 10,000 जमा करवा रही हूँ। अगर ये वापस मिल गए तो मैं 1,00,000 रुपए जमा करवा दूंगी। सारे पक्षी अपने अपने पैसे जमा करवा कर वहां से चले जाते हैं। एक तरफ छुपे हुए गौरी कवि और कालू कवि के मामा जी बाहर आते हैं। वाह कालू जी, एक ही दिन में कितनी ज्यादा कमाई हुई है। हमें आज रात ही यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना हम पर दूसरे पक्षियों को शक हो जाएगा। सब पक्षी वापस जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में रानो चिड़िया मिलती है। आप सब कहाँ से आ रहे हैं? मैंने हरियाली को जाते हुए इतनी आवाजें दी, लेकिन इसने मेरी बात सुनी ही नहीं। अच्छा चिड़िया, वो मैं जल्दी में थी, शायद इस वजह से सुनी ना हो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, बताओ तो सही आप सब आए कहाँ से हो? हम अपने पैसे डबल करवाने के लिए दूसरे जंगल गए थे। हाँ रानो, मैंने भी पूरे
20,000 जमा करवाए हैं। 20,000? लेकिन वो डबल कैसे होंगे? लूसी कबूतरी रानो चिड़िया को सारी बात बताती है। अच्छा, तो तुम्हें गोरी ने बताया था विदेशी पक्षी के बारे में। ये जरूर उन कौवों का कोई ना कोई प्लान होगा। चलो, हमें जल्दी से जाना होगा, वरना वो आप सबके पैसे लेकर भाग जाएंगे। वो सब बातें कर रहे थे कि रात हो जाती है। गोरी कवि, कालू कौवा और उनका मामा जी सारे पैसे एक थैले में डालकर घर से निकले ही थे कि रास्ते में सारे पक्षी उन्हें रोक लेते हैं। विदेशी पक्षी, रुको तो सही, ये कुछ पैसे और हैं, वो भी ले जाओ। इनको ट्रिपल करके वापस लाना। हरियाली, ये तुम क्या बोल रही हो? ये तो मैं तुम्हें बताती हूँ। मारो, सब मिलकर, छोड़ना ना इन्हें, और इनके मामा जी को भी। सब पक्षी मिलकर गोरी, कालू और उनके मामा की खूब पिटाई करते हैं। जैसे तैसे करके गोरी और कालू अपनी जान छुड़वाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रानो बहन, आज तुम्हारी वजह से हमें हमारी रकम वापस मिल गई। अगर तुम हमें यहाँ इनके पीछे ना लेकर आती तो आज हमारा बहुत नुकसान हो जाना था। सब रानो चिड़िया को धन्यवाद कहते हैं और अपने अपने पैसे लेकर अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सुंदरपुर जंगल में रानो चिड़िया, मानो चिड़ा और उनकी बेटी गुड़िया तीनों हंसी खुशी रहा करते थे। एक दिन मानो चिड़ा शहर वाले जंगल में गया हुआ था कि उसे सुनार की दुकान से एक हार पसंद आ जाता है। वो दुकान के अंदर जाता है। भाई जी, ये हार कितने का है? भाई जी, इसकी कीमत 10,000 है। ठीक है, आप ये हार पैक कर दें। मानो चिड़ा वो हार पैक करवा कर जब बाहर आता है तो शाम हो चुकी थी। अब तो शाम हो गई है। अगर अब गुड़िया के लिए कोई खिलौना लेने गया तो काफी रात हो जाएगी, फिर वापस भी जाना है। ऐसा करता हूँ, गुड़िया के लिए खिलौना मैं कल ले जाऊंगा। मानो चिड़ा ऐसे अपने आप से बातें करते हुए घर की तरफ वापस लौट जाता है और घर जाकर रानो चिड़िया से कहता है, रानो, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, लेकिन एक शर्त पर दूंगा। अगर तुम सारी जिंदगी संभाल कर रखोगी। दिखाए तो सही, संभाल कर ही रखूंगी। मानो चिड़ा हार वाला डिब्बा खोलता है। कैसा लगा हार? वाह, क्या खूबसूरत हार है। पापा, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? आप मम्मा के लिए तो ले आए, लेकिन मेरे लिए तो कुछ भी नहीं। गुड़िया बेटी, मैं लेने जा रहा था कि शाम ज्यादा होगी, इस वजह से नहीं लेकर आया, लेकिन मेरा वादा रहा, सुबह जाकर आपके लिए जरूर खिलौना लेकर आऊंगा। ठीक है, अगर आप कल मेरे लिए गुड़िया ना लेकर आए तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। ऐसे वो सब बातें करते हैं। ऐसे ही रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। पापा पापा, मुझे एक गाड़ी लेकर देना। मेरे सभी दोस्तों के मम्मा पापा उन्हें इतने ज्यादा खिलौने लेकर देते हैं, लेकिन आपने मेरे लिए कभी कोई खिलौना नहीं खरीदा। जग्गू, मेरे पास इतने पैसे नहीं जो मैं तुम्हारी फजूल सी ख्वाहिशात को पूरा करूं। हाँ हाँ, मेरे बेटे की ख्वाहिशात तुम्हारे लिए फजूल हैं। कालू, अगर तुम आज शाम तक मेरे बेटे के लिए गाड़ी ना लेकर आए तो मैं तुम्हें घर में नहीं आने दूंगी। ठंड में ठठरते रहना सारी रात। तुम दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ जाते हो। अच्छा, जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या करना है। कालू कौवा घर से निकल जाता है और जंगल में घूमने लगता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। क्या करूं, कहाँ से मैं अपने बेटे के लिए गाड़ी लेकर जाऊं? कालू कौवा ऐसे बैठा हुआ अपने आप से बातें कर रहा था कि उसे मानो चिड़ा जाता हुआ दिखाई देता है। वो मानो चिड़े को आवाज देता है। मानो, मानो चिड़े, बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? मानो कालू कौवे के पास आता है। जी कालू भाई, आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, वैसे ही बैठा हुआ था। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी बेटी के लिए शहर वाले जंगल से खिलौना लेने जा रहा हूँ।
कालू कौवा मन ही मन सोचता है। अगर मैं इसका पीछा करूं और जैसे तैसे करके इससे इसके खिलौने छीन लूं। कालू, किन सोचों में पड़ गए हो? खैर तो है? अच्छा, मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। मानो चिड़ा वहां से उड़ जाता है और शहर वाले जंगल की तरफ चला जाता है। मुझे जल्दी से इसका पीछा करना चाहिए। जब ये खिलौने खरीदेगा मैं। कालू कौवा अपने दिमाग में कुछ सोचता है और मानो चिड़े के पीछे उड़ जाता है। थोड़ी दूर जाकर मानो ऑटो स्टॉप पर एक ऑटो में बैठकर दूसरे जंगल की तरफ चला जाता है। कालू कौवा दूसरे ऑटो वाले के पास जाता है। जी, आपने कहाँ जाना है? ये जो ऑटो अभी अभी निकला है, इसका पीछा करो और जहाँ जाकर ये रुकेगा मुझे वहाँ उतार देना। कालू कौवा भी जल्दी से उस ऑटो में बैठता है और मानो का पीछा करना शुरू करता है। मानो चिड़ा अपना ऑटो एक खिलौनों की दुकान के सामने जाकर रोकता है। कालू भी ऑटो से उतरकर एक तरफ छुपकर खड़ा हो जाता है। मानो चिड़ा दुकान के अंदर चला जाता है और अपनी बेटी के लिए एक गुड़िया और बड़ी कार खरीदता है। अगर मैं अपनी बेटी के लिए गुड़िया के साथ गाड़ी भी लेकर जाऊंगा तो वो ज्यादा खुश हो जाएगी और कल वाला गुस्सा उसका खत्म हो जाएगा। मानो चिड़ा जब खिलौने बाहर लेकर आता है तो कालू कौवा उसे देख लेता है। वाह, मानो तो खुद ही गाड़ी ले आया। इसने तो मेरा काम और आसान कर दिया। मानो चिड़ा फिर से ऑटो में बैठ जाता है और कालू कौवा जल्दी से भूरे कौवे के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। ठीक है, मैं कर दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे पूरी फलों की टोकरी देना होगी तुम्हें। तुम फिक्र ही ना करो इस बात की, मैं तुम्हें 2 टोकरियां फलों की भर कर दूंगा। कालू कौवा फिर से उस ऑटो में बैठ जाता है और मानो चिड़े का पीछा करना शुरू करता है। जैसे ही दोनों के ऑटो घने जंगल में पहुंचते हैं तो बुरा कौवा अपना ऑटो तेज स्पीड से ले जाकर मानो के ऑटो में मार देता है। मानो चिड़ा उड़ता हुआ थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों में गिर जाता है, लेकिन कालू कौवा थोड़ी दूर जाकर एक पत्थर के ऊपर गिरता है जिससे उसके सर में गहरी चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। मानो चिड़ा एक घास वाली झाड़ी के ऊपर गिरा था, इसलिए उसे चोट नहीं लगी थी। वो जल्दी से उड़ता है और कालू कौवे के पास आता है और कालू कौवे को ऑटो में डालकर जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बुलबुल जल्दी से कालू कौवे का चेकअप करती है और उसके सर पर पट्टी बांध देती है। बुलबुल बाहर आती है। अब कालू खतरे से बाहर है, लेकिन अभी उसे होश नहीं आया। अच्छा, ऊपर वाला बेहतर करेगा, मैं कालू के घर वालों को बुला ला। मानो चिड़ा उड़ता है और गोरी कौवी के घर जाकर उसे सारी बात बताता है। गोरी कौवी जल्दी से मानो चिड़े के साथ आती है। कालू कौवी को होश आ गई थी। मानो, मुझे माफ कर दो। जो गड्ढा मैंने तुम्हारे लिए खोदा, मैं खुद ही उसमें गिर गया। क्या मतलब कालू तुम्हारा? क्या ये एक्सीडेंट तुमने? हाँ, ये सब मैंने किया, सिर्फ अपने बेटे के लिए, गाड़ी लेने के लिए। कालू, तुम मुझे कहते, मैं तुम्हें गाड़ी खुद लेकर दे देता। मुझे माफ कर दो मानो, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। मानो चिड़ा कालू कौवे को माफ कर देता है और अपने घर चला जाता है और अपनी बेटी को जाकर गुड़िया दे देता है और रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। ये कालू बिना कुछ करने से पहले कभी नहीं सोचता ऊपर वाला उसे सीधा रास्ता दिखाए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।